स्कीम्स तो सर बहुत ज़्यादा आती हैं, कैसे पढूं, कैसे रिवाइज करूं, उसी कंटेक्स्ट में दोस्तों हम आपकी मदद कर रहे हैं आपकी अभ्यास सीरीज के साथ। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का आज हमारा 15वां लेक्चर है दोस्तों, जहां पे हम 14 लेक्चर ले चुके हैं स्कीम्स के ऊपर, जहां पे हमने आपको क्विज़ की प्रैक्टिस करवाई और प्रैक्टिस के थ्रू हमने उन स्कीम्स को समझा है। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपके साथ एक रिवीजन सेशन भी ले चुका हूं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, और मैं इस सेशन को शुरुआत करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको भी देखें, बिकॉज वहां पे भी हमने काफी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर किया है। बात करें आज के सेशन की दोस्तों, तो आज के सेशन में हमने काफी इंपॉर्टेंट स्कीम्स उठाई, जैसे कि पीएम स्वानिधि स्कीम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, फिर हमने उठाई है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, रिसेंटली न्यूज में आई थी, और फिर एंड में स्कीम लेके आए नेशनल हेल्थ मिशन। तो सब स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। और दोस्तों एमसीक्यूज से स्कीम करवाने का मकसद हमारा ये था, बिकॉज बहुत बार होता है हमने स्कीम्स को पढ़ा होता है, पर जब हम उसको अप्लाई करने की बात करते हैं ना, तब प्रॉब्लम आती है, बिकॉज तब एमसीक्यूज काम आते हैं। तो उसी चीज की एप्लीकेशन आपको कैसे करनी है, उसी चीज के बारे में हमारे ये सेशन जो है आपकी मदद करेंगे। चलिए दोस्तों, सेशन को शुरुआत करने से पहले आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों, एडुटैप आपके लेके आया है दोस्तों नेवर बिफोर ऑफर। ठीक है जी, अगर आप ईपीएफओ एस्पिरेंट है दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। एडुटैब अपने ईपीएफओ के जो कोर्सेज हैं दोस्तों, वहां पे आपको फ्लैट 60% ऑफ दे रहा है। यहां पे आपको कोड यूज करना है वन टाइम 60। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है www.edutap.in, और वहां पे जाके दोस्तों कोर्सेज पे जाके आपको ईपीएफओ यूपीएससी के ईपीएफओ कोर्सेज पे जाके इस कोड को यूज करना है। ठीक है, मैं आपको एंड में बता भी दूंगा दोस्तों, आप सेशन में एंड तक बने रहना। मैं आपको वेबसाइट पे लाइव ले जाके आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस कोड को आप यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं पिछले सेशन के हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन था, वो था साक्षर आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंदर यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लियर कट ही पता चल रहा है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन में से कहीं पे भी नहीं लिखा कि सिर्फ इनकम बेस्ड टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशियरीज को हम टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पे गलत बन जाती है। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली स्कीम, जो कि है पीएम स्वानिधि स्कीम। इंपॉर्टेंट स्कीम है जी। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है पीएम स्वानिधि स्कीम के बारे में। अब देखिए थोड़ा सा पीएम स्वानिधि स्कीम को समझिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जो कि सरकार ने 2020 में लॉन्च की थी। इस स्कीम को लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी थी, वो थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को इसलिए लॉन्च किया दोस्तों, ताकि यह जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हम उनको आप कह सकते हैं काइंड ऑफ लोन दे सकें यार, ताकि वो कहीं ना कहीं जो कोविड के टाइम पे आप एक लोन दे रहे हैं, ताकि वो अपने काम को जो है वो कर सके। अब क्या होता दोस्तों, इस स्कीम शुरुआत में जो है इसको एक्सटेंशन दिया गया था। ठीक है जी, अगर हम बात करें तो 2020 में जो स्टार्ट हुई थी, फिर इसको एक्सटेंड किया गया 2024 तक। अब पहली स्टेटमेंट उसी चीज के ऊपर है कि टेन्योर जो है वो दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड की गई थी, जबकि स्कीम के अंतर्गत बोला यह गया है कि जो क्रेडिट गारंटी है या फिर जो इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम है वो आपको 2028 मार्च तक दिया जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों, स्वानिधि से समृद्धि कंपोनेंट, जो स्कीम के अंतर्गत एक कंपोनेंट है जहां पे बेनिफिशियरीज को डिफरेंट स्कीम से लिंक किया जा रहा है। तो उसके अंतर्गत क्या आप पीएमजेजेबीवाई, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जनधन योजना और जो भी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्कीम है, क्या वहां से उसको लिंक किया जा रहा है? दूसरा है दोस्तों, स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट वेंडर्स ऑपरेटिंग अंडर अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज एज ऑन और बिफोर मार्च 2020। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है जी? क्या उन्हीं को टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है? और फिर बोला गया यहाँ पे 2% की पेनल्टी है अर्ली रीपेमेंट के ऊपर ऑफ द थर्ड लोन ट्रांच एप्लीकेबल टू द बोरोवर्स हु डिफॉल्टेड द लोन इन फर्स्ट और सेकंड ट्रांच है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऐसी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है। अब थोड़ा सा स्कीम को समझते हैं। अब ये स्कीम दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आते हैं, और याद रखना मिनिस्ट्री वो है बट इसको इंप्लीमेंट करता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था, आप एक वर्किंग कैपिटल लोन दे दीजिए, यानी कि जो काम कोई स्ट्रीट वेंडर करना चाहता उसके लिए सरकार बोलता है कि हम आपको लोन देंगे। अब पहले ये लोन जो था वो 10,000 रुपए तक का था, फिर बाद में स्कीम में अपडेट किया गया, क्योंकि ये लोन इनिशियली 1 साल के लिए दिया गया था। फिर सरकार ने बोला कि नहीं जी, अब हम इसमें एक्सटेंशन दे रहे हैं कि अगर आप 10,000 का लोन रीपे कर दोगे तो हम आपको 20,000 का लोन दे देंगे, अगर आप 20,000 का लोन भी रीपे कर दोगे तो हम आपको 50,000 का लोन दे देंगे। अब 10,000 के लिए 1 साल है, 20,000 के लिए कितना याद रखना, तो 20,000 के लिए आपका जो लोन अमाउंट आता है वो आता है 18 मंथ, और यहां पे आ जाता है 36।
ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना 12 इंटू 1.5 18 और 18 इंटू 2 36। तो इस तरह से आप टेबल में भी याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लियर कट बोला गया दोस्तों, हम आपको सब्सिडी देंगे एट द रेट ऑफ 7%। ठीक है जी, इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। पर यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो सब्सिडी है ना बंदे के अकाउंट में जाएगी, आप एक बार पे कर दीजिए, उसके बाद हम आपको सब्सिडी दे देंगे। फिर बोला गया दोस्तों, आप डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट कीजिए, वहां पे भी हम आपको जो है वो बेनिफिट देंगे। कितना? 1 रुपए का कैशबैक मिलेगा आपको 100 ट्रांजेक्शन इन अ मंथ, और टोटल 1200 रुपए का आपको यहाँ पे कैशबैक जो है वो दिया जाएगा। ठीक है जी, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट जहां पे बोला गया था। अब आते इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के ऊपर, जो मैंने स्वनिधि समृद्धि कंपोनेंट बोला। अब फिर सरकार ने 2021 में स्वनिधि से समृद्धि कंपोनेंट लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या था कि या जो लोग पीएम स्वनिधि स्कीम के साथ जुड़े हैं उनकी फैमिली को भी कहीं ना कहीं हम लोग सिक्योर करें। अब वो सिक्योर कैसे किया जाएगा? तो सरकार ने बोला 8 ऐसी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको हम यहाँ पे, एग्जिस्टिंग स्कीम है जिनको हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे। वो कौन सी आई? जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, आपकी जनधन योजना आ गई, आपकी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम आ गई। फिर आ जाता है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे सेशंस के अंदर। फिर आ जाता है दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन अंडर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये था। और फिर एक आपका मातृ वंदना योजना। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स इसके अंदर जो है इसका पार्ट बनाएगी। और पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, दिसंबर 2024 तक स्कीम को एक्सटेंड किया गया था, बट जो सब्सिडी को कहा था सरकार ने मार्च 2028 तक हम इसको सेटल कर देंगे। फिर आते दोस्तों अगला सवाल इसी स्कीम के ऊपर, जो थर्ड लोन ट्रांच है वो 50,000 का है, जो 1 फरवरी 2023 से रीपेबल है इन 48 मंथ्स। अब देखिए क्या 48 मंथ्स है, मैं आपको अभी बता चुका हूं, ऐसा कुछ नहीं है 48 मंथ्स नहीं है, वो 36 मंथ्स है। द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ये भी करता है बिकॉज अभी पढ़ा के आया हूं कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो रेगुलेट करता है। इंटरेस्ट सब्सिडी 7% पर एनम जो जाएगी पेड एनुअली, सब्जेक्ट टू टाइमली रीपेमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड लोन्स ओनली। कैसा दिया कि सेकंड एंड थर्ड लोन के लिए बोला गया है? कैसा बोला गया है? नहीं बोला गया भाई। फिर बोला गया डिजिटल ट्रांजैक्शन बाय स्टेट वेंडर आर इंसेंटिवाइज्ड थ्रू कैशबैक ऑफ ₹1 पर ट्रांजैक्शन अप टू ₹100 पर मंथ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज 1200 रुपए का आपको ईयरली कैशबैक मिलेगा। ठीक है जी। अब यहां पे एक चीज और याद रखना दोस्तों, जो आता है प्री पेमेंट के ऊपर, देखिए यहां पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। जो अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन होते हैं ना, जनरल केस में अगर आप लोन लेते हैं तो आपको पेनल्टी लगती है, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं, कुछ भी पार्ट नहीं है। तो अगर आप प्री पेमेंट करते हैं आपके लोन की, तो यहाँ पे आपको कोई भी पैसा यहाँ पे आपसे काटा नहीं जाएगा, तो ये याद रखना। ठीक है जी, चलिए जी। अब दोस्तों अगर हम इस बार के बजट की बात करें, तो इस बार के बजट में एक बात अनाउंस की गई थी पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत। वो ये बोला गया था कि हम ना पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे जिसकी लिमिट 30,000 तक हो सकती है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना कि 30,000 तक के क्रेडिट कार्ड के लिमिट की बात की गई है, तो ये एक पॉइंट याद रखना। ठीक है जी। अब इसी से इंपॉर्टेंट स्कीम दूसरी आती है दोस्तों आज की, जो कि है नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम, जिसको आप नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो इस स्कीम के कंटेक्स्ट में आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के बारे में। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें दोस्तों नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम की, पहला पॉइंट है कि ये स्कीम जो है वो ये बेसिकली इनकरेज कर रहा है कि जो अप्रेंटिसशिप एम्प्लॉयमेंट है वो अंडर सर्व्ड रीजन्स में, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में अप्रेंटिसशिप को इनकरेज किया जाए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? फिर ये बोला गया दोस्तों ऑप्शनल ट्रेडर्स अंडर द स्कीम, जो ऑप्शनल ट्रेडर्स हैं स्कीम के अंतर्गत, उनको बोला गया वो 12 महीने से बियॉन्ड भी जो है वो क्या कह सकते हैं, अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं ड्यूरेशन ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, विद अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। क्या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की अप्रूवल चाहिए होती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। तीसरा बोला गया जो डेजिग्नेटेड ट्रेड्स हैं, जो भी ट्रेड्स को डेजिग्नेट किया जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल हियर। तो बताइए जी यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है। अब देखिए जब हम नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 2 की बात करते हैं, तो पहले क्या होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम आई, जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है दोस्तों, जो हमारा अप्रेंटिसशिप एक्ट था ना 1961 का, उसके ही बेसिकली कॉन्टिन्यूएशन में हमने स्कीम लॉन्च की थी कि हम ना अपना जो अप्रेंटिसशिप कल्चर है, जो स्किल्स हैं, उसको कैसे बढ़ा सके। तो इस कंटेक्स्ट में जो है हमारी ये स्कीम लॉन्च हुई थी। तो यहां पे आपको मुझे बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों यहां पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है।
ठीक है जी। देखिए, तो पहला पॉइंट दोस्तों याद रखना कि अगर हम बात करें जो स्कीम के अंदर अप्रेंटिसशिप है, वो ऑब्वियसली बात है हम लोग फोकस करते हैं कि यार एनरोलमेंट्स आए, अंडर सर्व्ड एरियाज में आ जाएं, जहां पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स पे हम चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़े। दूसरा बात जो आता है दोस्तों, ऑपरेशनल ट्रेड जो है वो 1 ईयर का, यहां तक ठीक है। ऑपरेशनल ट्रेड अंडर द स्कीम कैन बी एक्सटेंडेड टू 1 ईयर, बट वो अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर नहीं देगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप देगा, जो कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री भी है। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे करता है, दो काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑप्शनल ट्रेड और डेजिग्नेटेड ट्रेड्स दोनों के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो आपको लिस्ट जारी करता है कि यार ये ऑप्शनल ट्रेड है, ये हमारे डेजिग्नेटेड ट्रेड्स हैं। ठीक है जी, तो ये आपको यहां पे पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट याद रखना दोस्तों, जो हम डेजिग्नेटेड, जब हम बात करते हैं ना डेजिग्नेटेड ट्रेड्स की, तो वो क्लियरली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देता है और सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के अंदर डिफाइंड है क्लियरली, तो वो उनको रिस्पेक्ट करता है। फिर आते हैं अगले सवाल के ऊपर, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अब पूछा गया इनकरेक्ट यहां पे। पहला यह है दोस्तों, कंप्लायंस करना होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत, वो मैंडेटरी कर दिया गया जो भी अप्रेंटिसशिप्स हैं अंडर द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। स्टाइफंड सपोर्ट जो है यहां पे एक्सटेंड नहीं की जा रही ड्यूरिंग द बेसिक ट्रेनिंग पीरियड फॉर फ्रेशर्स। क्या ऐसा है, क्या है कि नहीं है, ये चीज है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, गवर्नमेंट का जो पार्शियल स्टाइफंड सपोर्ट है वो अवेलेबल है हर अप्रेंटिसशिप के लिए या हर अप्रेंटिस के लिए, रिगार्डलेस ऑफ कोर्स अलाइनमेंट विद नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो बताइए जी यहां पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पे अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ पहली और तीसरी स्टेटमेंट दोनों गलत है। पहला बात आता है क्यों। देखिए, अगर हम कंप्लायंस की बात करें दोस्तों, तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ आपका कंप्लायंस होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बट यहां पे ये कीवर्ड था भाई, ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। उन्होंने बोला कि आप कोशिश कीजिए कि जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ है, जो भी आप अप्रेंटिसशिप को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे वो इनके साथ कंप्लायंट हो। दूसरा है दोस्तों स्टाइफंड। देखिए, स्टाइफंड सपोर्ट क्या था, जब पहली स्कीम आई थी ना ये नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, तो 7500 रुपए का बेसिक ट्रेनिंग जो है वो एक आपको स्टाइफंड दिया जाता था, पर इस स्कीम में आकर वो बंद कर दिया गया है। फिर दोस्तों गवर्नमेंट का जो पार्शियल स्टाइफंड है, क्या वो सभी अप्रेंटिसशिप के लिए आता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो अप्रेंटिसशिप एनरोल्ड है आपके नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत, ठीक है, और अलाइंड कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, उन्हीं को सरकार जो है वो पार्शियल स्टाइफंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और याद रखना, सरकार का 1500 रुपए, सरकार 25% तक का स्टाइफंड को देता है और 1500 रुपए, और बाकी जो पैसा है वो कौन दे रही है वो देखना याद रखना। अब यहां पे ना 25% सरकार दे रही है यानी कि गवर्नमेंट दे रही है, और जो रिमेनिंग पैसा है वो एम्प्लॉयर दे रहा है। और जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 2 है, सेकंड वाला पार्ट है, ये ना सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट है। तो एक बार चीज याद रखना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब सेंट्रल सेक्टर का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल सेक्टर का मतलब हुआ कि यहां पे 100% पूरा का पूरा फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रही है, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट यहां पे नहीं है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग हियर। ठीक है जी, इसीलिए दोस्तों जो 25% वाला पार्ट है, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि सर 25% सेंटर दे रहे तो बाकी स्टेट दे रहे, नहीं, बाकी खुद एम्प्लॉयर देगा। पहले क्या था, सरकार पहले भी यहां पे 25% ही फंडिंग देता था 1500 रुपए तक, पर हुआ क्या था दोस्तों, पहले सरकार ना डायरेक्ट एम्प्लॉयर को पैसा देता था। एम्प्लॉयर 100% पैसा देता था अप्रेंटिस को NAPS 1 के अंडर, और सरकार क्या करती थी, सरकार एम्प्लॉयर को पैसा देती थी कि ठीक है जी आप पहले दे दो, पहले हम आपको पैसा दे देंगे। अब सरकार ने बोला नहीं जी, हम अपना हिस्सा डायरेक्टली दे देंगे टू द अप्रेंटिस, एम्प्लॉयर अपना हिस्सा दे दे, जिसको बोलते हैं 25% 75% वाला रूल यहां पे ये अप्लाई होता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यहां पे मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। या जो जनरल ट्रेड है, क्या उसके लिए मैक्सिमम एज 35 साल है, जहां पे मिनिमम एज अप्लाई नहीं होती। उल्टा देखो कैसा है कि मिनिमम एज अप्लाई नहीं होती। दूसरा है बोला दोस्तों, स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर्स जो हैं उनको ये बोला गया कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं ओनली फॉर द डेजिग्नेटेड ट्रेड्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट जुरिसडिक्शन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है वहां पे सिर्फ इंजीनियरिंग बेस्ड ऑक्यूपेशंस ही डेजिग्नेट की जाती हैं, और ट्रेडिंग अंडर ऑप्शनल ट्रेड्स कैन लास्ट फॉर 6, 9 और 12 मंथ्स विद पॉसिबल एक्सटेंशन अपॉन द MSDE अप्रूवल हियर। तो आपको मुझे बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर डी वो सही है। सबसे पहला बात, क्या मिनिमम एज नहीं है, मिनिमम एज है दोस्तों। यहाँ पे मिनिमम एज है 14 साल और 18 साल। 14 साल है जनरल ट्रेड के लिए, और जो 18 साल है दोस्तों वो है बेसिकली कोई हैजार्डस एरिया है, कोई हैजार्डस काम है तो उसके लिए 18 साल है। तो याद रखना 18 साल
हैजार्डस के लिए। दूसरा आता है दोस्तों तो स्ट्रेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर्स है ना यार, वो डेजिग्नेट और ऑप्शनल ट्रेड दोनों के लिए ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल तो है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए। डेजिग्नेट करना किसने, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना, बट काम तो स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजरी करवाएगा ना, वो चीज है। फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऐसा नहीं है भाई ओनली इंजीनियरिंग बेस्ड ऑक्यूपेशन नहीं है, वो कह रहा है वोकेशनल है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, जो भी है उसके बेस पे आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। बिकॉज कभी भी सरकारी जरूरत सिर्फ आप इंजीनियरिंग वालों को ट्रेन करा दो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट सही है कि ऑप्शनल ट्रेड जो है आपका 6, 9, 12 महीने, और अगर आप चाहिए जो एक्सटेंशन मैंने आपसे क्वेश्चन शुरू में भी पूछा था, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की अप्रूवल से आपको एक्सटेंशन यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो 2 स्कीम होगी हमारी आज की, कौन सी पीएम स्वानिधि और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जिसको अप्रेंटिसशिप स्कीम बोल जाता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 2 ठीक है। अब आते हैं हमारी आज की अगली स्कीम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पीएम विश्वकर्मा योजना। अब देखो यार हमारी ना, अगर हम बात करें स्किल्स की या हमारे आर्टिजन्स की बात है, तो आर्टिजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम सरकार ने लॉन्च की थी, पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है जी। अब यहां पे मेरा आपसे जो सवाल है दोस्तों वो ये है कि जो स्किलिंग कंपोनेंट है ऑफ द स्कीम वो हैंडल करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब यहां पे बहुत ही बेसिक चीज है, अगर आपको ये पता नहीं कि स्कीम एक्चुअल में है किसकी, तो आप बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर दोगे। फिर आता है द ई-श्रम डाटाबेस इज to be used primarily for identifying the potential beneficiaries। क्या यार आप ई-श्रम डाटाबेस को यूज कर रहे हो यहां पे या नहीं कर रहे हो? फिर बोला गया जी ओनली 1 फैमिली मेंबर इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द स्कीम विद फैमिली इंक्लूडिंग हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन। तो अब आता है यहां पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहां पे दोस्तों पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम बात करें ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम नहीं है। अब यहां पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको, एक्चुअल में ये जो स्कीम है इसको को जॉइंटली बेसिकली यहां पे क्या है, अगर हम बात करें 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। पहली तो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको आप एमएसई बोलते हो। इसके बाद आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आगे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, वो बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलके इसको जो बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहा है। अब याद रखना यहां पे एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर और पूछेगा जहां पे आप सब लोग फंस जाओगे। मैंने आपको बताया कि दोनों मिनिस्ट्रीज मिलकर स्कीम को चला रही हैं, बट अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो फिर याद रखना फिर नोडल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ही है। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ नॉट मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई, सॉरी गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो आपकी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई की मिनिस्ट्री जिसको बोलते हो, वो है यहां पे इसकी नोडल मिनिस्ट्री। जबकि एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तीनों मिलकर इसको एग्जीक्यूट कर रही हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, तो इसलिए ये वाला पॉइंट गलत हो जाए। ई-श्रम का डाटाबेस बिल्कुल सही है दोस्तों, बिकॉज ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था, ये स्कीम 2023 में लॉन्च की गई थी, और ये लॉन्च किसके लिए की गई थी कि यार हम उन आर्टिजन्स को जो अभी भी अपने ट्रेडिशनल आर्टिजन, जो ट्रेडिशनल उनकी जो एक क्राफ्ट है, कल्चर है, आर्टिजन जो है उनको अभी भी वो जीवित रख रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए हमने ये स्कीम लेके आए, ठीक है। अब अगर आपसे बेसिक चीज पूछूं दोस्तों, हम कह रहे हैं हमारे विश्वकर्मी सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, कुछ छोटा छोटा वेंचर हो सकता है, हम उनको प्रमोट करने वाले हैं। तो आप ना अभी यहां पे वीडियो को थोड़ी देर पॉज करना और सोचना कि हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। जस्ट गिव अ पॉज ऑफ 10 to 15 सेकेंड्स, सोचो अपने मन में कि आपके मन में क्या क्या आता है कि हमें करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, आपको रिकॉग्नाइज करना होगा यार, उनको रिकॉग्निशन देनी होगी। पहले पता तो चले हमारे पास कितने विश्वकर्मा लोग हैं, तो पहला पॉइंट रिकॉग्निशन। दूसरा पॉइंट उनको बेसिक ट्रेनिंग देनी होगी आपको। तीसरा पॉइंट उनको आपको लोन देना होगा, आपको मार्केट सपोर्ट देनी होगी, आपको डिजिटल सपोर्ट देनी होगी, तभी तो आप उनको उठा पाओगे। और ये ऐसी चीजों को ना जब भी स्कीम पढ़ते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं यूपीएससी आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे ऑब्वियसली बात है ये चीजें पूछेगा, बट यूपीएससी ना आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी बनाएगा तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में पक्का खेलेगा यार। इसीलिए चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर समझोगे तो स्कीम समझनी आसान है, नहीं तो स्कीम्स जो है काफी मुश्किल टास्क बन सकता है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या, मैंने आपको बता दिया, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हम करते हैं स्कीम्स जिनको जो फैमिली हम कवर कर रहे हैं, तो वहां पे आता है जी हस्बैंड, वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन है। अब इसकी एक टैगलाइन याद रखना, उसका नाम है सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि, ठीक है। सम्मान, सामर्थ्य,
समृद्धि। तो ये यहां पे इसका टैगलाइन आता है। हमने सोचा था कि हम यहाँ पे अराउंड 30 लाख जो फैमिलीज हैं वो कवर करना चाहते हैं, जो स्कीम का इनिशियल टारगेट था 2027-28 तक। अब टारगेट इतना इंपॉर्टेंट है, पर पता मुझे बिकॉज लेटेस्ट स्कीम ही अभी है। तो 27-28 में हमने बोला था कि हम 30 लाख फैमिलीज को टारगेट करना चाहते हैं, जिसमें इनिशियली 5 लाख हमने बोला था पहले साल में ले आएंगे, बाकी करते करते हम 30 लाख टोटल जो है अगले 5 साल तक इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। अब आते हैं दोस्तों इस स्कीम के अगले पार्ट के ऊपर, जो कि आता है आपको मुझे बताना एलिजिबिलिटी के ऊपर यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब बोला गया है अगर कोई बंदा गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है वो रजिस्टर करवा सकता है अंडर द स्कीम इफ दे आल्सो एंगेज इन ट्रेडिशनल ट्रेड। तो यार इंपॉर्टेंट याद है ना, बंदा ट्रेडिशनल ट्रेड में तो होना चाहिए। दूसरा बोला कि अगर आर्टिजन ने पीएमईजीपी के अंदर यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर अगर लोन लिया है विद इन द लास्ट 3 ईयर इज एलिजिबल अंडर द स्कीम। क्या 3 साल के लिए होता है या 5 साल के लिए होता है, ये पता होना चाहिए। फिर बोला गया भाई ट्रेनिंग स्टाइपेंड जो है वो आपको 500 रुपया प्रतिदिन दिया जाएगा। क्या ऐसा है? अब पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब समझते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम की एलिजिबिलिटी के बारे में। इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्कीम हो तो सबसे पहले किसके लिए है ये बताना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बात है हम उस आर्टिजन उन क्राफ्ट्स पर्सन को यूज करना चाहते हैं, उनको बेसिकली हम आगे लेकर चाहते हैं जो कि अभी भी अपने हैंड्स एंड टूल्स एडिशनल आर्टिजन जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको जिंदा रख रहे हैं और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होंगे। तब यहां पे याद रखो सबसे पहले कि अब हम क्या किन किन को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपने भाई पीएम स्वनिधि, पीएम मुद्रा स्कीम के अंडर लोन लिया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं होते, बट अगर आपने इसको पे कर दिया यानी कि पूरा का पूरा पैसा लौटा दिया है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो लोन के लिए। ठीक है जी। और याद रखना अगर पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है पिछले 5 साल में आपने लोन लिया हुआ है तो भाई आप एलिजिबल नहीं हो। पीएम मुद्रा, पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी वैसे तीनों के लिए 5 साल का क्राइटेरिया मैट होता है, बट यहां पे यह है कि अगर पीएम स्वनिधि और पीएम मुद्रा को आपने रीपे कर दिया ना तो फिर एलिजिबिलिटी यहां पे नहीं है। फिर बोला गया हर घर से एक मेंबर जिसको आप लोग रजिस्टर करोगे, 1 मेंबर ऑफ अ फैमिली रजिस्टर होगा। अब यहां पे याद रखना अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब में है, कोई बंदा प्रोफेशनल है तो वो यहां पे इंक्लूड नहीं हुआ। गवर्नमेंट जॉब वाला तो नहीं है, पक्का नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वाला तो बिल्कुल ही है। उन्होंने बोला यार वो आप किसी भी कैटेगरी में अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आपकी फैमिली से कोई भी बंदा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है ना, तो ये चीज यहां पे याद रखना। ठीक है जी। फिर आता है अगला क्वेश्चन पीएम विश्वकर्मा योजना के कंटेक्स्ट में अगली स्टेटमेंट। ठीक है जी, कि यहां पे कौन सी स्टेटमेंट अबाउट पीएम विश्वकर्मा योजना इज इनकरेक्ट। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जी। ये फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इंप्लीमेंट स्कीम वाज लद्दाख। क्या लद्दाख थी पहली यूनियन टेरिटरी? फिर लिखा है द नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मार्केटिंग सपोर्ट टू द बेनिफिशियरीज। 25 ट्रेड्स अक्रॉस रूरल एंड इंडिया आर कवर्ड अंडर द स्कीम। क्या 25 स्टेट कवर होते हैं जी, बताइए। सो यहां पे दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब मेरा यहां पे आपसे कोई सवाल है दोस्तों, बिफोर आई कम टू द आंसर हियर, आप यहां पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 लिख के बताना कि सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है। इसका सही आंसर क्या था मुझे बताओ फटाफट में। अब यहां पे मैं आपकी वेट कर रहा हूं आपके आंसर की, मुझे फटाफट में बताइए दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है, बताइए। बताइए जी, इंपॉर्टेंट है। अब याद रखिए फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जो है वो लद्दाख नहीं थी। एक्चुअल में लद्दाख के साथ जो यूनियन टेरिटरी बना था वो था जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर एक्चुअल में पहला यूनियन टेरिटरी था जिसने के पीएम विश्वकर्मा योजना को बेसिकली अपनाया था। ठीक है जी। अब हम पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में डिस्कस करें दोस्तों, तो यहाँ पे अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताता हूँ इसके। जैसे मैं आपको बता रहा था, सबसे पहला काम मैंने आपको बोला कि ये स्कीम जो है वो हम ट्रेडिशनल आर्टिजन्स के लिए लेके आना चाहते। तो सबसे पहला काम क्या था, रिकॉग्नाइज करना है। कैसे करोगे रिकॉग्नाइज? मैं आपको बोलूंगा, आपको यह याद करना है यार ये विश्वकर्मा के जो हैं हमारे विश्वकर्मीज हैं, कैसे करोगे? मैं बोलूं कि यार आपकी पहचान बताइए, कैसे करोगे? आप बोलोगे सर मेरे पास मेरा आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है। तो सबसे पहले मतलब आईडी, तो आपने क्या बनाया, आपने विश्वकर्मा सर्टिफिकेट देना है सबसे पहले। और डिजिटल हो सकता है तो भी बेनिफिशियरी को अब एलिजिबल बना रहे कि यार अब आप एलिजिबल हो भाई, आपके पास सर्टिफिकेट है। फिर मैंने बोला कि दूसरा काम क्या है, जब आपने सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेट के बाद आपने बोला कि अब हमें आपकी थोड़ा सा स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा भाई, स्किल को अपग्रेड करना है। तो पहले हम आपको बेसिक ट्रेनिंग देंगे 5 से 7 दिन की, उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग देंगे 15 दिन की या उससे ज्यादा भी हो सकती है, और ट्रेनिंग के दौरान हम आपको 500 रुपए का स्टाइफंड भी दे देंगे।
ठीक है, जो कि 500 रुपए पर डे का स्टाइपेंड है, ताकि बंदे को लगे ना मेरे को कुछ मिल भी रहा है। फिर मैंने जब आपकी स्किल ट्रेनिंग कर दी तो उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको दूंगा टूल किट इंसेंटिव, क्योंकि आप ट्रेडिशनल बंदे, आपको नए औजार भी तो चाहिए। तो 15,000 रुपए तक के मैं आपको टूल किट इंसेंटिव दे दूंगा जब आपने बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट की। स्टार्ट में मैंने आपको 15,000 रुपए दे दिए कि भाई ठीक है, नए टूल्स लेके और इसके ऊपर सीखिए, काम कीजिए। फिर सरकार ने बोला जब आपने टूल सीख लिया, आपने स्किल कर ली, अब आपको चाहिए पैसा, यानी कि क्रेडिट। तो फिर सरकार देती है क्रेडिट सपोर्ट। सरकार ने बोला हम ये 3 लाख रुपए की क्रेडिट सपोर्ट आपको देंगे, पर देंगे किसमें, 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में कैसे, पहले हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, अगर जब आप 1 लाख रुपए पे कर दोगे तब हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। ठीक है जी। अब 1 लाख जो है वो आपको मिलेगा 18 महीने के लिए, यानी कि 18 महीने के बीच बीच में आपको उतारना है, और जो 2 लाख रुपया है वो आपको 30 मंथ 30 महीनों में उतारना है, 2.5 साल में उतारना है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, 1 लाख 18 महीने में, 2 लाख 30 महीनों में। ठीक है जी। फिर सरकार ने बोला क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं 18 महीने में उतारिए, हम आपको ये भी कह रहे हैं कि हम आपको क्या करेंगे, हम बैंक्स को ये बोल रहे हैं कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स हो जाएगा 5%, यानी कि 5% का कंसेशनल रेट जो लोन है वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको दिया जाएगा। और सरकार ने कितना बड़ा खेला, सरकार कहती हम सिर्फ ना 8% तक ही सब्सिडी भी देंगे, अगर हम सबवेंशन करेंगे तो 8% तक करेंगे। कहीं ना कहीं आपने बैंक्स को भी पुश किया है कि भाई आप 8% तक देख लीजिए, 8% तक हम आपको गारंटी दे रहे हैं। फिर सरकार ने बोला कि अगर आपने बेसिक ट्रेनिंग कर ली है तो आप पहले लोन के लिए एलिजिबल हो, पहला लोन पे करें तो आप दूसरे लोन के लिए एलिजिबल हो। अब यहां पे याद रखना दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्री पेमेंट वाला पार्ट। मैंने स्वनिधि स्कीम शुरुआत की थी, मैंने बोला था वहां पे प्री पेमेंट में कोई भी पेनल्टी नहीं है। यहां पे अगर आप 6 महीने तक 6 महीने से पहले लोन पे करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, बट अगर आप 6 महीने के बाद लोन रीपे करते हो तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है। डिजिटल ट्रांजैक्शन सेम है जैसे कि आपने पीएम स्वनिधि स्कीम में पढ़ा, 1 रुपया पर ट्रांजैक्शन आपको दिया जाएगा, 100 रुपए महीने के और 1200 रुपए साल के। तो यह है डिजिटल ट्रांजैक्शन। फिर सरकार ने बोला, ऑब्वियसली बात है, सरकार आपको बोलता है हम आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, जहां पे कहीं ना कहीं हम जो भी ये आप कहते हैं मेलाज लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, या गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस जो हमारा जैम प्लेटफॉर्म है ना, इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जी जैम प्लेटफॉर्म, वहां पे भी हम बेसिकली जो आपकी प्रोक्योरमेंट है वो गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेटफॉर्म के थ्रू भी करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिशनल आर्टिजन को प्रमोट भी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये 3 स्कीम्स क्लियर हो गई जी, पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अब बात करते हैं आज की फाइनल स्कीम ऑफ द डे, जो कि है हमारी नेशनल हेल्थ मिशन। अब नेशनल हेल्थ मिशन पे दोस्तों जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है पहला, कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है नेशनल हेल्थ मिशन के कंटेक्स्ट में। अब सवाल ये है दोस्तों, पहला अगर हम बात करें कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है दोस्तों, ठीक है, वो 2005 में लॉन्च हुआ था विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, उसको 50 से कम करना है, 50 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स बाय 2026 का यही टारगेट था जी हमारा। दूसरा था दोस्तों कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो 6 सबमिशंस के अंतर्गत, उसके अंतर्गत 6 सबमिशंस हैं, ठीक है, जहां पे रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड एडोलेसेंट हेल्थ, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। क्या ये सही है? फिर दूसरा है दोस्तों, द नेशनल हेल्थ मिशन एम्स टू ऑपरेशनलाइज 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एज पार्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन टारगेट ऑफ 2021 से 2026। और तीसरा आता है, सॉरी चौथी स्टेटमेंट आती है, वन ऑफ द की प्रोग्राम कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन इज इंक्रीजिंग द हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। क्या ये इसका ऑब्जेक्टिव है? अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे एक्चुअल में ऑप्शन नंबर सी सही है। पहली बात है दोस्तों कि पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है। नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो 2005 में नहीं 2013 में आया था, ये 2013 में लॉन्च किया गया था, जबकि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, देखो समझना, नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में आया, एक स्कीम आती है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो यह नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया था। ठीक है जी। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 87 पर लेके आना, 50 पे नहीं है, वो 87, ये टारगेट थोड़े से याद रखना बिकॉज हेल्थ मिशन में थोड़े टारगेट इंपॉर्टेंट है। 87 पर 1 लाख लाइव बर्थ था। दूसरा कंपोनेंट, इसके 6 सबमिशन नहीं है, इसके एक्चुअल में 2 सबमिशन हैं। ठीक है, इसके 2 सबमिशन हैं। कौन से के मुझे बता सकते हैं? वो आता है जी NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ये ही इसके 2 मिशन है, एक रूरल एरिया के लिए फोकस करता है और एक अर्बन एरिया के लिए फोकस करता है। और जब हम RMCH की बात करते हैं यार, वो प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट है, एक प्रोग्राम है इसके अंदर, वो इसका सब स्कीम नहीं है, वो प्रोग्राम है इसके अंदर जो चलता है।
फिर ये है कि क्या ये हेल्थ पेनिट्रेशन की बात है, यार ऐसा नहीं है। उन्होंने देखो हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हम चाहते हैं बड़े, बट ये नेशनल हेल्थ मिशन का कोर ऑब्जेक्टिव था। इसका बेसिकली काम क्या था कि हम कैसे स्ट्रक्चर लेके आ सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन की, क्योंकि स्ट्रक्चर लेके आ सकते हैं, वो यहाँ पे कोर ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो इसलिए चौथी स्टेटमेंट गलत है। अब आते हैं दोस्तों आज के फाइनल सवाल के ऊपर। क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है विद रिस्पेक्ट टू नेशनल हेल्थ मिशन। तो अगेन मैं बोलूंगा दोस्तों, आप इसके बारे में मुझे बताइए क्या आंसर होगा। और ये आंसर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल आंसर है दोस्तों। तो फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए इन दी कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन 8 का आंसर आपको मुझे बताना था। मुझे बताना कितने बच्चों को क्वेश्चन 8 से हुआ और क्वेश्चन 10 का आंसर क्या है। क्वेश्चन 10 का आंसर जो मैंने आपको अभी बताया था वो था ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च हुआ था, अर्बन हेल्थ मिशन नहीं। ठीक है जी, अर्बन हेल्थ मिशन जो है वो 2013 में लॉन्च हुआ था, और वो नेशनल हेल्थ मिशन के साथ लॉन्च किया था। तब हमने अर्बन हेल्थ मिशन और रूरल हेल्थ मिशन को मर्ज कर दिया था। ठीक है जी, अगर हम बात करें तो बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों। नेशनल हेल्थ मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि हम यूनिवर्सल एक्सेस दे सकें, हम अफोर्डेबल, इक्विटेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज दे सकें। बहुत कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यहाँ पे इंक्लूड की जाते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा टारगेट यही था, टू बी रिड्यूस 22 पर 1000 बर्थ्स अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन फ्रॉम 2021 to 26 एक्सटेंशन। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। और अगर सेशन को एंड करूं दोस्तों उससे पहले आप सबके लिए फिर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, एडुटैप आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेके आया जिसको बोलते हैं नेवर बिफोर ऑफर। ठीक है जी, ये दोस्तों 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक आपके लिए वैलिड है। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है जो कि है www.edutap.in। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों प्रोसेस क्या है। ठीक है, कोड आप वहां पे कैसे लगा सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे दोस्तों तो देखिए ये हमारी वेबसाइट www.edutap.in। यहाँ पे जाके आपको कोर्सेज पे जाना है, कोर्सेज पे जाके आपको EPFO कोर्सेज पे जाना है। तो जब आप EPFO कोर्सेज पे चले जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज दिखेंगे। तो अगर हम बात करें तो हम आपको 3 इंपॉर्टेंट कोर्सेज प्रोवाइड करें दोस्तों। एक है हमारा मास्टर कोर्स, जहाँ पे हम आपको, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि अभी बिल्कुल ही शुरुआती स्टेज पे तैयारी कर रहे हैं और आपने कभी भी UPSC की तैयारी नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंपोनेंट्स UPSC के भी हैं, प्लस आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश भी अच्छा नहीं है, तो आप हमारे मास्टर कोर्स के साथ, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको कंसेप्ट नोट्स दे रहे हैं, आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है जी, चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, सॉल्व PYQs दे रहे हैं और फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे आपको क्लासेस भी मिल रही हैं दोस्तों जो हमारी ऑलरेडी हमारे कोर्स में चल चुकी हैं, उस क्लासेस को देख सकते हो। फिर आती हैं दोस्तों आपका स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। अगर आपको लग रहा है कि मेरी UPSC का तो मेरा डन है सर, मुझे UPSC वाला पार्ट आता है, मेरा CSAT भी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मेरा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश भी अच्छा है, मुझे सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, IR एंड लेबर लॉस, कंप्यूटर अवेयरनेस या फिर ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, क्योंकि ये हमने कभी नहीं पढ़े हैं। तो आप हमारे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्सेज के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है मुझे सिर्फ प्रैक्टिस ही करने दोस्तों, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज के साथ जा सकते हैं। अब जब आप जाएंगे दोस्तों, आपको जाके हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, कोर्स वैलिडिटी आपको दिख जाएगी। तो कोर्सेज पे जाके आपको क्या करना, जब आप जाओगे ना, आप कोर्स पे क्लिक करना, बाय नाउ पे क्लिक करना, और वहां पे जाके आप कोड यूज करना दोस्तों, दैट इज 1 टाइम 60। जब आप कोड को यूज करोगे तो वो कोड जो है दोस्तों आपका यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और आपको जाके 60% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी अब दोस्तों अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप हमेशा हमसे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, बिकॉज मुझे पता है कि डाउट्स आते हैं मन में, बट बेटर है उसको रिजॉल्व करवा लिया जाए। तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल ID है hello@edutap.co.in, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। अब दोस्तों अगले हफ्ते आपके साथ हम शुरुआत करेंगे सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स के साथ। देखिए स्कीम्स के 15 सेशंस में ले चुका हूं, उम्मीद कर रहा हूं आप वो सारे सेशंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी स्कीम्स पे क्वेश्चंस आए हैं हमने कोशिश की है सारी स्कीम्स को, सारे सेक्शंस को आपके साथ, सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को टच करें ताकि आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स कवर हो जाए। तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, उनको देखिए दोस्तों, और अगले हफ्ते से आपके सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट की जाएंगे, तो आप उनको भी अब अपने एक्ट्स की तरफ भी बढ़ना शुरू कीजिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, बाय बाय।